हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो हम लोग जो है भारत का इतिहास मतलब कि इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इंडियन हिस्ट्री में जो है 21 क्लास हो चुका है। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, इसका क्या है कि प्लेलिस्ट बना हुआ है। हम लोग क्या है कि प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ लिए हैं। आज हम लोग क्या शुरू करेंगे तो मध्यकालीन भारत का इतिहास आज हम लोग से शुरू करेंगे आज से। ठीक है, इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है कि टेलीग्राम का लिंक दिया होता है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर जाकर टेलीग्राम का लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम को, और वहां से सारा पीडीएफ क्या करिएगा कि डाउनलोड कर लीजिएगा। जो भी बाकी पीडीएफ है वो क्या होगा कि समय तो समय क्या होगा कि उसको भेज दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा वहाँ पे, तो वहाँ से आप सारा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। आज हम लोग जो है मध्यकालीन भारत का इतिहास का फर्स्ट लेक्चर करेंगे, और यहाँ से मध्यकालीन भारत का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे। और क्या होगा कि 10 से 12 क्लास में आपका मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है ना उसका क्या होगा कि खत्म हो जाएगा। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री से हम लोग जानते हैं जो आधुनिक भारत का इतिहास है वहां से सवाल बहुत ज्यादा बनता है। तो 8वीं सदी के जो पहले का जो भी काल रहा था उसको हम लोग क्या मानते हैं, तो वहां तक हम लोग क्या मानते हैं, 7वीं सदी तक कि हम लोग मानते हैं उसको प्राचीन भारत का इतिहास। और 8वीं सदी से क्या शुरू हो जाता है तो आपका मध्यकालीन भारत शुरू हो जाता है। इसलिए हम लोग 8वीं सदी से क्या करते हैं, 8वीं सदी से बाद का समय को हम लोग क्या चीज में डालते हैं, तो हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास में डालते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 1600 ईस्वी से पहले का काल जो आता है आपका क्या आता है कि आपका मेडिएवल वाला आता है, और 1600 के बाद से क्या आने लगता है तो आपका आधुनिक भारत आने लगता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक तो हम लोग देख लिए। तो हम लोग सबसे पहले इसमें जो देखते हैं कि उत्तर भारत और दक्कन के क्षेत्र जो था वहां पे 3 साम्राज्यों का क्या हुआ कि उदय हुआ। ठीक है, मेनली जो हुआ वहां पे 3 साम्राज्यों का उदय हुआ था, उसी को हम लोग इसमें से पढ़ना है। हुआ तो बहुत सारा, क्या हुआ कि 7वीं सदी में हर्ष का जब साम्राज्य पतन हो गया, उसके बाद क्या हुआ, हर्षवर्धन का साम्राज्य जब पतन हो गया तो उसके बाद क्या हुआ कि उत्तर भारत और दक्कन और दक्षिण भारत में अनेक साम्राज्य का उत्पन्न हुआ। लेकिन उसमें से 3 ही महत्वपूर्ण है जो हम लोग को एग्जाम में आता है। वो कौन कौन आता है, तो पाल आता है, और एक प्रतिहार, एक राष्ट्रकूट। ये तीनों जो वंश है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके पर्पज से, तो एग्जाम के पर्पज से। जो 8वीं सदी से 10वीं सदी के बीच में इसका समय काल रहा था, किसका किसका, तो आपको याद रखना है पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट का। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग देखते हैं तो देखिएगा कि ये जो आपका ऊपर वाला क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, तो नॉर्थ इंडिया बोलते हैं। ये बीच वाला का क्षेत्र जो है ना डेक्कन प्लेटू, उसी को हम लोग दक्कन वाला क्षेत्र बोलते हैं। और नीचे वाला यहाँ से जो क्षेत्र आता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, तो साउथ इंडिया बोल देते हैं, सदर्न पार्ट जो होता है इंडिया का अपना वो। ठीक है, तो ये एक तरह से मैप भी याद रखिएगा ताकि हम लोग को कुछ कुछ समझ में आते रहे कि कहाँ कहाँ हम लोग क्या क्या चीज कौन कौन सा वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें पाल साम्राज्य के बारे में, या पाल वंश कहीं पे लिखा रहेगा उससे तो कोई टेंशन तो लेना नहीं है। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन बनता है कि पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो आपको बताना है कि गोपाल। ठीक है, पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो गोपाल था। और एक कब किया था, तो 750 ईस्वी में किया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और गोपाल ने क्या किया कि बंगाल को एकीकरण किया, मतलब कि इकट्ठा किया। ठीक है, जो टूटा हुआ टूटा टूटा छोटा छोटा भाग था बंगाल का, उसको क्या किया, एक जगह किया। और साथ ही साथ क्या किया कि मगध तक का कुछ क्षेत्र को अपने अधीन में ले लिया था। और गोपाल ने ही उदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना भी किया था। ये जब उदंतपुरी के बात आया ना तो उस समय बिहार शरीफ का ही नाम क्या था, तो उदंतपुरी नाम था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो आपसे अगर पूछे कि गोपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना किया, या उदंतपुरी विश्वविद्यालय का किसने स्थापना किया, तो आपको बताना है क्या कि गोपाल ने किया था। ठीक है, पाल साम्राज्य का संस्थापक पूछे तो भी आपको गोपाल बताना। पाल साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था, तो आपको बताना कि 750 ईस्वी में हुआ था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं पाल साम्राज्य में धर्मपाल के बारे में। तो धर्मपाल का जो शासन काल कब से कब तक रहा था, तो इसका 40 साल तक रहा था, मतलब शासन। और ये कब से कब तक रहा था, तो आपको याद रखना कि 770 ईस्वी से लेके 810 ईस्वी तक इसका शासन काल रहा। और इसने क्या किया था कि कनौज पर अधिकार पाने के लिए, कनौज उस समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था, जगह तो था, तो उसको पर अधिकार पाने के लिए क्या किया कि पाल और प्रतिहार और राष्ट्रकूट, ये तीनों के बीच में क्या हुआ था कि त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। ये बात आपको ध्यान में रखना। और जिसमें क्या हुआ था कि धर्मपाल क्या हो गया था कि जीत लिया था। ठीक, और उसी के साथ क्या किया कि एक कनौज पर अपना नियंत्रण बना लिया। ये बात आपको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग इसमें देखते हैं तो देवपाल के बारे में पढ़ते हैं पाल शासन में। तो देवपाल को
देवपाल जो था अपना नियंत्रण कहाँ पे किया था, तो असम पे किया था, उड़ीसा के कुछ क्षेत्र पर किया था। और असम को उस समय हम लोग किस नाम से जानते थे, तो प्रयाग ज्योतिषपुर के नाम से हम लोग जानते थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और इसी जगह पे मतलब कि असम का जो क्षेत्र था और उड़ीसा के क्षेत्र था, उसी कुछ भाग पर अपना नियंत्रण करके क्या किया था, देवपाल अपना सत्ता को स्थापित किया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो एक क्वेश्चन पूछते रहता है कि असम को प्राचीन में या मध्यकालीन भारत में हम लोग क्या बोलते थे या क्या नाम से जानते थे, तो आपको बताना है कि प्रयाग ज्योतिषपुर। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो पता चलता है कि पाल जो शासन था वो क्या करता था कि जो बौद्ध धर्म था उसका ज्ञान विज्ञान और बौद्ध धर्म को क्या किया था, तो संरक्षण दिया था उसको, मतलब कि उसके साथ उदार था, ऐसा नहीं था कि उसके विरोध में था। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो उसके संरक्षण भी था, ये उसके संरक्षक भी था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। धर्मपाल ने ही क्या किया था, तो नालंदा विश्वविद्यालय जो कुमार गुप्त बनाया था, नालंदा विश्वविद्यालय को, उसको फिर से उत्थान किया, मतलब कि उसको मरम्मत करवाया था। और साथ ही साथ जो आपका भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसका स्थापना भी किया था। ठीक है, ये भागलपुर कहाँ है, तो आपको याद रखना है कि बिहार में ही है। ठीक, ये बात आपको ध्यान में रखना है। बिहार में ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय का भी स्थापना कौन करवाया था, तो आपको याद रखना है धर्मपाल ने करवाया था। ठीक है, जहां पर किस चीज की पढ़ाई होती थी, तो बौद्ध धर्म का पढ़ाई होता था। और उसमें भी अगर बौद्ध धर्म का कभी कभी पूछ लेता है कि कौन शाखा का पढ़ाई होता था, तो आपको याद रखना कि ब्रज्यान शाखा का पढ़ाई होता था। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जब बौद्ध धर्म था तब महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद क्या हुआ था कि बौद्ध धर्म क्या चीजें था कि बहुत छोटे छोटे भाग में बट गया था। उसमें जो मेन बटा था वो कौन कौन से भाग में बटा था, तो आपको याद रखना है कि एक महायान शाखा था और एक कौन सा था, हिनायान शाखा था। अगर बौद्ध धर्म के बारे में देखना चाहते हैं तो बौद्ध धर्म नाम का एक क्या है कि पूरा वीडियो बनाया हुआ है, वहां से आप देख लीजिएगा। वहां से जितना भी बौद्ध धर्म का क्वेश्चन बनता है सोल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं तो क्या कि प्रसिद्ध जो बौद्ध विद्वान था उनके काल में, धर्मपाल के काल में कौन थे, तो आपको याद रखना है कि शांत रक्षित थे और एक कौन थे, तो दीपांकर थे, जिनको हम लोग अतीश के भी नाम से जानते हैं। वो क्या किए थे, तो तिब्बत जो अभी चाइना हथियाए हुए है उसमें क्या किया था, तो बौद्ध धर्म का जाकर वहां पे बौद्ध धर्म को क्या किए थे कि प्रचार प्रसार किए थे। कौन, तो आपको याद रखना है शांत रक्षित और दीपांकर। ठीक है, कहां पे किए थे, तो आपको याद रखना है तिब्बत में। ठीक, एक गुजराती कवि थे सुरदल, उसने क्या किया थे कि धर्मपाल को क्या बोले थे, तो उत्तरापद का स्वामी का उपाधि दिए थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी पूछते रहता है कि धर्मपाल को उत्तरापद के स्वामी का उपाधि किसने दिए थे, तो आपको याद रखना कि सुरदल। ठीक है, यहां से आपको ये याद रखना है हमेशा। आगे हम लोग देख लेते हैं प्रतिहार वंश के बारे में। तो प्रतिहारों को ना गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि गुर्जर राष्ट्र या दक्षिण पश्चिम जो राजस्थान का जो क्षेत्र में है ना, वहां पर ये अपना सत्ता स्थापित किया था। जिसी वजह से क्या है कि इसको शायद ऐसा माना जाता है कि प्रतिहार को गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है। ठीक है, तो प्रतिहार अगर कहीं पे लिखा रहे गुर्जर प्रतिहार लिखा रहा है तो इससे टेंशन नहीं लेना, ये दोनों का दोनों एक ही है। ठीक, चलिए अगर आपसे पूछे कि गुर्जर प्रतिहार या प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है, तो आपको बताना कि नागभट्ट प्रथम जो थे क्या किए थे कि इस वंश का स्थापना किए थे और अपना राजधानी कहां बनाए थे, तो भनीमाल में बनाए थे। अरे भनीमाल कहां पे है, तो आपको याद रखना है कि ये राजस्थान में ही है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नागभट्ट प्रथम का कब से कब तक शासन रहा, ये भी कभी कभी पूछ लेता, तो आपको ध्यान में रखना है कि 730 ईस्वी से लेके 756 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं नागभट्ट द्वितीय के बारे में। तो इनका शासनकाल कब से कब तक रहा, तो 800 ईस्वी से लेके 833 ईस्वी तक रहा। और इसने पाल शासक जो धर्मपाल था उनको मुंगेर के समीप क्या किया था, तो पराजित किया था। कौन, तो नागभट्ट द्वितीय। ये बात आपको ध्यान में रखना है। मुंगेर कहां पे है, तो आपको बिहार राज्य में है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसने क्या किया, ये नागभट्ट द्वितीय ने क्या किया, तो कनौज को अपना राजधानी बनाया। लेकिन एक राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय राजा थे, वो क्या किए थे, तो नागभट्ट द्वितीय को पराजित कर दिए थे। ये भी आपको यहां से याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं मिहिर भोज प्रथम के बारे में पढ़ते हैं। तो कभी कभी पूछ लेता है कि मिहिर भोज प्रथम का शासनकाल कब से कब तक था, तो इनका शासनकाल कब से कब तक था, तो 836 ईस्वी से लेकर 885 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। ये
कौन सा शासन या कौन से वंश के राजा थे, तो आपको बताना है प्रतिहार वंश का, ये भी आपको याद रखना है। इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक भी इनको माना जाता है, किनको, तो आपको याद रखना है मिहिर भोज प्रथम को। और इसने क्या किए थे कि कनौज को पुनः अपनी राजधानी बना लिए थे। हम लोग देखे अभी कि गोविंद जो तृतीय थे वो क्या किए थे, तो नागभट्ट द्वितीय को पराजित कर दिए थे और वहां से कनौज इनको से छीन लिए थे। उसके बाद ये जो मिहिर भोज हुए वो पुनः किसको राजधानी बनाए, तो कनौज को ही राजधानी बनाए। ये बात आपको ध्यान में यहां से रखना। वो अपने समकालीन राजा जो थे देवपाल और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से भी क्या हुए थे कि हारे थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, मिहिर भोज के बारे में कभी कभी पूछ लेता है कि वो कौन से धर्म का प्रतिपादन करते थे या कौन से धर्म को मानते थे, तो वैष्णव धर्म को मानते थे। अगर वैष्णव धर्म कौन होता है ये भी कभी कभी पूछ लेता था, जो विष्णु को, जहां पे विष्णु भगवान कृष्ण भगवान को जो पूजा किया जाता है उसी को हम लोग वैष्णव धर्म बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ ये क्या किए थे, तो उसने क्या किए थे, तो आदि बरा और प्रभास जैसी उपाधि भी धारण किए थे। ये बात यहां से आपको ध्यान में रखना। इनका एक महत्वपूर्ण लेख है, वो कहां से मिला है, तो आपको याद रखना है ग्वालियर से मिला है। ये बात आपको याद रखना है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि मिहिर भोज प्रथम का एक लेख है जो बहुत प्रसिद्ध है, वो कहां से मिला है, तो आपको याद रखना कि ग्वालियर से मिला है। ये बात आपको याद रखना है। इतना ही क्वेश्चन ये बनाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं महेंद्रपाल प्रथम के बारे में देखते हैं। तो महेंद्रपाल प्रथम का जो शासनकाल रहा था 885 ईस्वी से लेकर 909 ईस्वी तक रहा। इसने प्रतिहार साम्राज्य को क्या किया कि अक्षुण्ण रखा। अक्षुण्ण का मतलब टूटने नहीं दिया, इकट्ठा बना के रखा, अखंड रखा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। उसके दरबार में क्या था कि एक राजशेखर कवि थे, बहुत बड़े विद्वान थे जो निवास करते थे और इनका राजगुरु भी थे। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अमल सूदी नामक एक क्या था कि बगदाद का आदमी था, मतलब कि जो तीर्थ यात्री नहीं था, मतलब यात्रा करते रहता था और फिर क्या करता है कि अपना यात्रा वृत्तांत लिखता है, यात्रा करता और जो घूम कर जो पुस्तक लिखता है ना उसके बारे में, उसी को पुस्तक को हम लोग क्या नाम देते हैं, तो यात्रा वृत्तांत नाम देते हैं। तो एक यात्री था, कौन था, तो अमल सूदी था। ठीक है, ये कहां के रहने वाला था, तो ईरान बगदाद का रहने वाला था। वहां से क्या किया था कि भारत आया था। उसने प्रतिहार शासकों को शक्ति और प्रतिष्ठा का क्या किया था, तो वर्णन किया था। और साथ ही साथ वो प्रतिहार राज्य को क्या बोला था, तो अल जुर्ज बोला था। ये बात आपको याद रखना। ये जुर्ज का कुछ अर्थ होता नहीं है, जुर्ज का सिंपल से अर्थ क्या होता है अरबिक में, तो गुर्जर होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना, जो अभी हम लोग देखे भी गुर्जर प्रतिहार के नाम से इनको जानते थे। ये बात आपको ध्यान में रखना। नोट में हम लोग कुछ कुछ देख लेते हैं। जो राजशेखर की कभी कभी रचनाएं पूछ लेता है कि राजशेखर की कौन कौन सी रचना है, तो आपको याद रखना है कि कर्पूर मंजरी है, काव्य मीमांसा है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, हरिविलास है, भुवन कोश है और बाल रामायण है। इतना किनके द्वारा लिखा गया, तो राजशेखर के द्वारा लिखा गया है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं किनके बारे में, तो राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ लेते हैं और ये आज हम लोग का लास्ट टॉपिक भी है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन बनाता है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, तो आपको याद रखना कि दंती दुर्ग इसका संस्थापक था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जो सोलापुर के पास मान्यखेत मलखेड़ में अपना राजधानी बनाया था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये सोलापुर तो एक्चुअली में कहां पे है, तो महाराष्ट्र में है, लेकिन ये मान्यखेत कहां पे है, अभी अभी कहां पे पड़ता है, तो आपको याद रखना है कि एक कर्नाटका में पड़ता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं किनके बारे में, तो ध्रुव के बारे में। जो ध्रुव जो थे राष्ट्रकूट वंश के सबसे महान शासक थे, ये भी आपको याद रखना है। तो ध्रुव जो थे इस वंश के महान शासक थे और साथ ही साथ क्या किए थे, तो कनौज पर अधिकार कर लिए थे। और अधिकार करते के साथ क्या किए थे कि जो त्रिपक्षीय लड़ाई हुआ था पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट में, उसमें क्या हुए थे कि ये शामिल भी हुए थे, हिस्सा भी लिए थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कभी कभी पूछ सकता है कि जो त्रिपक्षीय लड़ाई हुआ था पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में, तो उस समय राष्ट्रकूट के तरफ से कौन राजा था, तो आपको याद रखना है कि ध्रुव था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अमोघ वर्ष एक अन्य प्रसिद्ध शासक था जिसने 64 वर्ष तक क्या किया था कि राज्य किया था राष्ट्रकूट वंश पे। और साथ ही साथ ये क्या था कि जैन धर्म को मानने वाला था। ये भी आपको याद रखना है। इसने एक कौन सा बुक लिखा था, तो आपको याद रखना है कि कविराज मार्ग नामक एक कन्नड़ ग्रंथ का रचना किया था जो बहुत ज्यादा ही प्रसिद्ध है। ये बात आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। कौन लिखे थे, अमोघ वर्ष लिखे थे। बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत पढ़े लिखे भी थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। एक इंद्र तृतीय के बारे में देखते हैं राष्ट्रकूट वंश के बारे में। एक बल्लभ
राज्य के बारे में। ये अन्य दो प्रसिद्ध शासक हुए इस वंश का, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। कृष्ण तृतीय अंतिम प्रतिभाशाली शासक थे जो मालवा के परमारों और साथ ही साथ बेगी के पूर्वी चालुक्य के साथ क्या किए थे कि युद्ध किए थे, और साथ ही साथ क्या किए थे इसने कि चोल जो राजा था परम टंग प्रथम को क्या किए थे कि 949 ईस्वी में पराजित भी किए थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। आगे हम लोग देख लेते तो राष्ट्रकूट ने क्या किए थे कि राष्ट्रकूट राजा एक कृष्ण प्रथम थे जिसने क्या किए थे तो एलोरा गुफा के निर्माण करवाए थे। कभी कभी आपको पूछ सकता है कि कौन वंश जो था एलोरा के गुफा का निर्माण करवाया था, तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रकूटों के द्वारा एलोरा के गुफा का निर्माण करवाया गया था। और कौन करवाया था तो कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। और कृष्ण प्रथम ने ही क्या किए थे कि एलोरा के गुफा में जो कैलाश मंदिर बना हुआ है उनका निर्माण करवाए थे। एलोरा कहाँ पे है तो आपको याद रखना है कि ये जो है आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज जो हम लोग है क्या किए हैं कि मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू कर लिए हैं, और जल्दी से जल्दी क्या कर लें कि इनके मध्यकालीन भारत का इतिहास खत्म करके मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग पढ़ना शुरू कर देंगे, जहां से क्या होता है कि सवाल बहुत ज्यादा बनता है। ठीक है। ये सब टॉपिक से भी हमेशा सवाल बनते रहता है, तो इसको स्किप नहीं करना है, पढ़कर जाना है। ठीक। चलिए तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो जय हिंद, जय भारत।